नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। लास्ट में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां और क्या होती हैं, इनके जो शांतिकालीन शक्तियां और अशांतिकालीन शक्तियों के बारे में हमने बात की थी। जो शांतिकालीन शक्तियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं, अशांतिकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज बात करेंगे इनकी डिटेल में, ठीक है। तो काफ़ी क्लास जो लंबी होने वाली है, सभी बच्चे इनको लास्ट तक वॉच करेंगे, बीच बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। और आज सभी बच्चे आप क्या कर दो, आने से पहले ही वीडियो को लाइक ठोक दो, ठीक है ना। फिर हम अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो जो शक्तिकालीन, जो राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन शक्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? विधायक शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, और कौन सी होती है वित्तीय शक्तियाँ, और साथ साथ में कौन सी होती हैं जी? बहुत ही बढ़िया जी, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। ये शांतिकालीन शक्तियाँ हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हो जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, ठीक है। और शांतिकालीन शक्तियों के बारे में हमने बात की, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की अशांतिकालीन शक्तियों में हमने बताई थी आपको 3 शक्तियाँ होती हैं। वो 3 शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं वो आपको बताया था। राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में या आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 352 में क्या किया गया है? भारतीय संविधान का जो किसमें राष्ट्रीय आपात है उसके बारे में बात की गई है। दूसरी हमने जो अशांतिकालीन शक्ति बताई थी वो बताई थी राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बात कही गई है? तो आर्टिकल 356 में ये बात कही गई है। तीसरी बात करते हैं हम किसके बारे में? जो तीसरी बात करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वो कौन सा आपातकाल लगता है? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। आज हम बात करते हैं इनके विस्तार से। तो विस्तार में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तो राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हम विधायक शक्तियां के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया, ये लो जी, विधायक शक्तियां। ये विधायक शक्तियां किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये तो आपको पता है किसके बारे में बात चल रही है, हमारी राष्ट्रपति के बारे में बात चल रही है। तो ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे, नॉर्मल हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ से। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ रहे हो भैया, मज़ा आ रहा होगा आपको, है ना। बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 79, याद रखिएगा। तो बात करते हैं कि जो संविधान का जो आर्टिकल है या अनुच्छेद जिसको आप बोलते हो, तो आर्टिकल किस में बताया गया है? आर्टिकल 79। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जी, इम्पोर्टेंट है। 79 में क्या बताया गया है कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने होते हैं? 2 मत कर देना, लोकसभा राज्यसभा ही नहीं करना आपको। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के अंग होते हैं भैया कितने? 3। तो यहां से देखना कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं भाई? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो ये संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखिएगा आप। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके? संसद में 3 अंग होते हैं। तो पहला तो कौन सा होता है? लोकसभा। कौन होता है? लोकसभा। दूसरा कौन सा आ जाता है? राज्यसभा। और तीसरा आ जाता है इसमें राष्ट्रपति। याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति। तो यहाँ से बात करते हैं कि लोकसभा का वर्णन किस में किया गया है? तो लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में कहा गया है। राज्यसभा का वर्णन किस में किया गया है? सभी बच्चे मेरे को कमेंट्स के माध्यम से सभी बच्चे को बताना, ठीक है ना। बताया हुआ है ना? हाँ, ठीक है। बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते,
कारण क्या है कि पढ़ा हुआ है, याद है आपको, ठीक है ना। तो लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है, और राष्ट्रपति का मेरे को आप सभी बताओ कि इसमें आर्टिकल 52 में बताया गया। बोलो बताया गया है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो ये याद हुए या नहीं हुए? यहाँ से देखो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 52 में किया गया है। लोकसभा का 81 में, राज्यसभा का 80 में, ऐसे बताया गया ना। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं भैया। बहुत ही बढ़िया बात है। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब बात करते हैं यहाँ से, जो राष्ट्रपति होता है ये संसद का अभिनव अंग होता है, यानी ये एक्स्ट्रा होता है। अब याद करिएगा, आप यहाँ से समझनी है आपको। देखो मैं हर चीज़ तो यहाँ लिखा नहीं सकता, आपको नोट भी करनी है। तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक लाया जाता है। हाँ जी, क्या लाया जाता है? कोई विधेयक लाया जाता है, यानी कोई कानून बनाया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास होने के बाद में उस कानून को या विधेयक को कहाँ लाया जाता है? राष्ट्रपति के पास लाया जाता है। और जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन नहीं करता है, अपनी अनुमति नहीं देता है, तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है। याद रखिएगा इस बात को कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कोई विधेयक पास हो जाता है, पास होने के बाद में वो कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति दे देता है या फिर उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। तो वह किसका रूप ले लेगा? एक अधिनियम का रूप ले लेगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति उस पर साइन या अनुमति नहीं देता है तो वह अधिनियम का रूप नहीं ले सकता, कोई कानून नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ, बोलो मेरे को बताओ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आर्टिकल किस में बताई गई है? आर्टिकल 79 में ये बात बताई गई है कि संसद है, इस संसद के कितने अंग होते हैं भाई? 3 अंग होते हैं। तो संसद में पहला अंग कौन सा होता है? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है ये इसका अभिन्न अंग माना जाता है। तो पूछ लिया जाए कि लोकसभा का वर्णन आर्टिकल कौन से में किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें? इसमें 81 में ये बताया गया। राज्यसभा का वर्णन 80 में बताया गया है और राष्ट्रपति का 52 में बताया गया है। ठीक है, इसमें पार्ट और होते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आपको केवल मोटे मोटे याद करने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से लोकसभा का 81 में, राज्यसभा का 80 में और राष्ट्रपति का वर्णन 52 में किया गया है। याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से कोई विधेयक पास हो जाता है, दोनों से कोई विधेयक पास हो जाता है, तो ये विधेयक किसके पास जाता है? ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पे अपने हस्ताक्षर या अनुमति दे देता है, तो ये किसका रूप ले लेता है? अधिनियम, या फिर इसको बोल सकते हैं कानून। तो ये किसका रूप ले लेता है? कानून का रूप ले लेता है। लेकिन राष्ट्रपति इस पे अनुमति नहीं देता है तो ये अधिनियम या कानून नहीं बनता है। तो बोलो 79 याद हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, 79 याद हुआ आपको? नहीं हुआ? यदि 79 याद हुआ तो थंब का निशान करके मेरे को भेजो फटाफट। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? हाँ जी, सभी रसगुल्ले लग रहे हैं भैया। हाँ जी, देखो आप नौकरी लग जाएंगे ना तो रसगुल्ले नहीं, हम पता नहीं क्या क्या बांटेंगे, सुहामनी तो पक्का करेंगे। और ये तो आपको पता है कि घर वाले ने तो पहले सुहामनी बोल रखी है कि मेरा छोरी छोरा कोई सो भी लाग जाएगा तो सुहामनी कर देंगे। बोलो बोल रखी है नहीं बोल रखी? हाँ जी। तो आपको नहीं पता है, मम्मी को जाके पूछो घर पे, तो मम्मी ने तो बोल रखा है, सबकी मम्मी ने बोल रखा है सुहामनी करेंगे। तो सुहामनी भी कौन सी? देसी घी में करेंगे, है ना? हाँ, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे आपको भी, है ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया। अरे आप नहीं बुलाओगे तो भी मैं तो आने वाला हूँ, ठीक है ना? नहीं बुलाओगे, मुझे पता चल गया ना, तो मैं आने वाला हूँ, ठीक है? हाँ, वैसे तो मुझे पता है सभी बच्चे बुलाएंगे, ठीक है? ओके ओके। तो आर्टिकल 79 का पता चला, आपको नहीं पता चला ये बताइएगा मेरे को, पता चला ना? तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं भाई। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को 3 अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पास हो जाता है तो उस विधेयक को कहाँ पे लाया जाता है? राष्ट्रपति के पास जाया जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति या हस्ताक्षर कर
देता है तो वह किसका रूप ले लेता है, अधिनियम या फिर कानून का रूप ले लेता है, यानी वह एक कानून बन जाता है। तो 79 का पता चला आपको। तो फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, ले लिया होगा, बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम। शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो भैया, मज़ा भी आ रहा है आप सभी बच्चों को, और आप यूं ही पढ़ते रहो भैया। अब बात करते हैं 79 के बाद में एक और आर्टिकल आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो है कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल किसके बारे में, आर्टिकल 85 याद रखिएगा। तो 85 में क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति क्या करता है, ये संसद का सत्र बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, संसद का सत्र बुलाता है और उसका अंत करता है। ठीक है जी, यानी जो सत्र बुलाता है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और उसका अंत भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पे वह लोकसभा को विघटित भी करता है। हाँ जी, प्रधानमंत्री की, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को विघटित करता है, जी। तो बोलो बात याद हुई या नहीं हुई। तो यानी संविधान जो संसद है उसका सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, उसका अंत भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा को विघटित भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी परामर्श पर, वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसको विघटित करता है, लोकसभा को विघटित करता है। तो बोलो ये बात आपको याद हुई या नहीं हुई। तो आर्टिकल 85 में क्या बताया गया है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, उसका अंत भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन बात आती है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ये जो लोकसभा है उसको विघटित भी कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति जी ही करता है। बोलो आई ना समझ में, थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो। और जो बच्चे लिख रहे हैं ना वो लिखो, और इसका जल्दी से क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, ताकि हम और भी आगे बढ़ पाए। तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को। तो आप इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई में क्या करो, लगे रहो भैया, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है जी, ओके जी, ओके। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, ले लिया होगा आपने। तो अब बात करते हैं आगे की। जो आगे की बात करेंगे उसमें और भी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। आपकी पढ़ाई ये देख लो कि बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई चल रही है, और मैं राष्ट्रपति को इतना डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे कैसे भी एग्जाम ले लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब बात करते हैं आर्टिकल 85 की जगह अब किसके बारे में बात करते हैं, 86 में। आर्टिकल 86 में, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 की हम बात करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसकी याद रखना कि जो, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। क्या देता है, अभिभाषण देता है, और यह अभिभाषण अपनी खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से देता है। हाँ जी, राष्ट्रपति संसद में क्या देता है, अभिभाषण देता है, तथा यह अभिभाषण अपनी मर्जी से देता है। आर्टिकल 85 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है तथा यह अभिभाषण अपनी मर्जी से देता है।
यानी यह जो भाषण देता है, अभिभाषण देता है, तो यह अपनी मर्जी से देता है, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आके यह अभिभाषण नहीं देता है। तो बोलो याद हुआ या नहीं हुआ कि आर्टिकल 86 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद में क्या देता है, अभिभाषण देता है, और यह अभिभाषण किससे होता है, यह अभिभाषण अपनी मर्जी से देता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। बोलो ठीक है ना बात है? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं आर्टिकल अगली हम, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल 87। ठीक है जी, आर्टिकल 87 इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे हुआ सर? अब इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ कि राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है। आर्टिकल 87 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है, और यह अभिभाषण अपनी मर्जी से नहीं देता। जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं, इन कैबिनेट मंत्री इनको लिख के देते हैं, और लिखने के बाद में जो लिखा हुआ अभिभाषण है वही राष्ट्रपति बोलता है। और कैबिनेट मंत्री इसमें अपनी क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, अपने आप को ही क्या करते हैं, अपने आप के बारे में ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, और राष्ट्रपति को ही वही अभिभाषण उनको संसद में बोलना पड़ता है जी। तो आर्टिकल 87 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति संसद में क्या देता है? विशेष अभिभाषण देता है, और यह अभिभाषण अपनी मर्जी से नहीं देता, और यह किसकी मर्जी से देता है? कैबिनेट मंत्रियों ने यह जो बना के देता है। ठीक है, बता देता हूं, लिख देता हूं। इसमें राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। यह अभिभाषण अपनी मर्जी से नहीं देता, खुद की मर्जी से नहीं देता है। इसको कौन बना के देता है? कैबिनेट बना के देता है। इस अभिभाषण को कैबिनेट लिखकर देता है, और राष्ट्रपति यही अभिभाषण संसद में देता है। तो बोलो बात समझ में आई क्या? यहां से हमने क्या कहा? आर्टिकल 86 में हमने बताया कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण अपनी मर्जी से देता है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 87 में क्या बताया गया है? इसमें राष्ट्रपति एक विशेष अभिभाषण देता है, और यह अभिभाषण अपनी मर्जी से नहीं देता है। और यह अभिभाषण जो ये किसको कौन लिख के देता है? जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं या कैबिनेट इनको लिख के देता है, और यही अभिभाषण वह संसद में क्या करता है? बोलता है जी। तो बोलो दोनों आर्टिकल आपको याद हुए या नहीं हुए? दोनों आर्टिकल याद हुए तो थंब का निशान करें, ताकि मैं समझ पाऊं कि आगे बढ़ना है। तो फटाफट आप मेरे को थंब का निशान करो, फटाफट करो भैया। ठीक है जी, कर दिया होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, शानदार तरीके से पढ़ रहे हो आप। यूं ही अपना मन लगाए रखो, इस क्लास में मजा आएगा आपको। ठीक है ना? हाँ जी, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं जितना आपका साथ देता हूं, आप भी मेरा उतना ही साथ देना। ठीक है ना? ताकि आपको क्या हो जाए, जल्दी से याद हो जाए। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 83। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं किसमें? आर्टिकल 83। इसमें क्या बताया गया है
इसमें देखो क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति है ये किसमें, राज्यसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और ये 12 व्यक्ति होते हैं एक विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। हाँ जी, कितने व्यक्तियों को, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और ये विशेष मतलब एक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ये कौन कौन से क्षेत्र से हो सकते हैं, हाँ जी, ये कला, साहित्य, विज्ञान, हाँ जी, अर्थशास्त्र, शांति आदि के आधार पे ये जुड़े होते हैं। तो आर्टिकल 83 में क्या बताया गया है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। मनोनीत करता है। यह 12 व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, मनोरंजन, चिकित्सा, समाजसेवी आदि, इनमें जो विशेष होता है उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। किसमें, राज्यसभा में मनोनीत कर देता है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया बात है जी। अब बात करते हैं आर्टिकल 331, याद रखिएगा यहाँ पे आर्टिकल कौन सा, 331। अब आर्टिकल 331 में क्या बताया गया है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। आर्टिकल 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन का मतलब आप समझते हो, बताया हुआ है। तो कितने व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को, यानी एंग्लो इंडियन को, याद रखना एंग्लो इंडियन को, 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। कितने व्यक्तियों को, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, कितने व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो आर्टिकल किसमें, 331 में। तो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 2 व्यक्तियों को किसमें, लोकसभा में 2 व्यक्तियों को, जो कैसे हैं, एंग्लो इंडियन है। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत है। एंग्लो इंडियन का क्या मतलब होता है, यानी कोई विदेशी आदमी, विदेशी यानी कोई दूसरे देश का आदमी जो कि भारत में आके बस गया है और उन्हें भारत का जो मान्यता मिल गई है, उनका जो भी यहाँ का रहने का जो ढंग है वो सब कुछ मिल गया है, यानी उन्हें भारत की क्या मिल गई है, मान्यता मिल गई है। तो उन व्यक्तियों को वो क्या कर सकते हैं, इनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। उनमें से भी 2 व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति है वो सीधा कहाँ पे उनको मनोनीत कर सकता है, उसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही बढ़िया बात है जी, हाँ जी। अब बात करते हैं आर्टिकल 333। यहाँ लगे हाथों में 2-3 और बता देता हूँ आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आर्टिकल 333 में क्या बताया गया है जी, वेरी गुड, यानी इसमें आर्टिकल 333 में बताया गया है कि जो राज्यपाल है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, राज्यपाल है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन
मनोनीत करता है। तो आर्टिकल 333 में राज्यसभा में जो राज्यपाल है वो विधानसभा में क्या कर सकता है, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। और अब करते हैं इसमें आगे और कर देते हैं आर्टिकल 336। आर्टिकल 336 के बारे में हम बताते हैं कि एंग्लो इंडियन को, हाँ जी, एंग्लो इंडियन को सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण दिया गया है। हाँ जी, जो एंग्लो इंडियन है उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। ये बात किसमें कही गई है? हाँ जी, सरकारी नौकरियों में एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या, नहीं आई? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक और रह गया आर्टिकल, कितना? आर्टिकल 337, वो भी मैं बता देता हूँ। चलो ऊपर लिख दूं क्या इसको? हाँ चलो यहीं पे बता देता हूँ। आर्टिकल 337, आर्टिकल 337 में क्या है? देखो, आर्टिकल 337 में ये बताया गया है कि जब भी कोई एंग्लो इंडियन कोई स्कूल कॉलेज, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, हाँ इसमें क्या बताया गया है, कोई भी एंग्लो इंडियन कोई स्कूल कॉलेज खोलेगा तो उसमें क्या दिया जाएगा? सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। एंग्लो इंडियन के द्वारा स्कूल कॉलेज खोलने पर उन्हें अनुदान दिया जाएगा। ठीक है जी, तो उन्हें क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। तो यहां से देखिएगा आप, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 83 में। तो आर्टिकल 83 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और ये 12 व्यक्ति किसी ना किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े होते हैं। उनमें कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? इसमें कला, साहित्य, मनोरंजन, चिकित्सा, समाज सेवी आदि क्षेत्र में ये व्यक्ति जुड़े होने चाहिए, तभी इनको क्या कर सकता है? जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के माध्यम से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन का मतलब मैंने बता दिया। अब आर्टिकल 333 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल है ये विधानसभा में कितने व्यक्तियों को? 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। 1 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? मनोनीत करता है। आर्टिकल 336 में क्या बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में एंग्लो इंडियन को क्या दिया जाएगा भैया? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में? 336 में। आर्टिकल 337 में क्या बताया गया है कि कोई भी एंग्लो इंडियन जो कि यहाँ पे कॉलेज स्कूल वगैरह खोलेगा तो उनको सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? यदि ये बात समझ में आई है तो फटाफट क्या करो, आप थंब का निशान करके मेरे को भेजो ताकि मैं आपको और भी आगे बता सकूं। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, हाँ जी शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है। देखो आपके कमेंट्स आते हैं ना तो मज़ा आता है, ये आपको भी पता है इस चीज़ का। तो फटाफट मेरे को कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो आप। और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं ना इसको सब्सक्राइब करके जाओ। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। सब्सक्राइब करो, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, जो नए बच्चे आए हैं उसको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और जो नए बच्चे हैं वो भी इसको लाइक, वीडियो को लाइक ठोक दो। जो ऐसे थंब का निशान है ना उसको दबाओ उसको। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है जी। ठीक है जी, ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। कर दूं क्या साहब? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से भैया आप पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है आप बच्चों को भी। और आप इसी तरीके से
तरीके से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंजॉय के साथ पढ़ो आप। ठीक है जी, ओके जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं, एक आर्टिकल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस आर्टिकल का नाम है कौन सा? भारतीय संविधान का आर्टिकल। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 108। 108। आप 108 पे फोन करते हो तो क्या आती है भैया? 108 भी एक इमरजेंसी है ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया, इमरजेंसी है जी। तो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या करता है? एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। इसमें आर्टिकल 108 में क्या कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबरों को एक साथ बुलाना। क्या करना? एक साथ बुलाना। अब देखना, जो राष्ट्रपति 108 के तहत क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति क्या करता है? भारतीय का जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भारत का जो राष्ट्रपति है एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन याद रखना उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा इस बात को कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत ही बढ़िया बात है जी। और इसमें हमेशा जीत किसकी होती है? लोकसभा की होती है। इसमें राज्यसभा की जीत नहीं होती है। इसका कारण यह है कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 545। कितनी सीट होती हैं? 545। और राज्यसभा की कितनी सीट होती हैं? 245। बोलो, याद है ना आपको? तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार से संयुक्त अधिवेशन में किसकी जीत होती है? लोकसभा की जीत होती है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। और इसमें हमेशा जीत किसकी होती है? लोकसभा की जीत होती है, और राज्यसभा की इसमें हार होती है। कारण क्या होता है? कारण यही है कि लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या ज्यादा होती है और राज्यसभा की कम होती है। लोकसभा की कितनी होती है? 545 होती है, राज्यसभा की 245 होती है। तो देखिएगा आर्टिकल कितने में? 108 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखना आप ही। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है भैया? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें हमेशा जीत किसकी होती है जी? इसमें हमेशा जीत लोकसभा की होती है। देखो आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होता है? लोकसभा और दूसरी कौन सी होती है? राज्यसभा। अब लोकसभा में कितनी सीट होती हैं? फटाफट मेरे को बताओ। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें। और इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें कितनी सीटें हैं? फटाफट बताओ। 245 सीटें। तो मेरे को ये बताओ, दोनों को एक साथ बुलाएंगे तो इसमें जीत किसकी होगी? लोकसभा की जीत होगी, और राज्यसभा की हार होती है हमेशा ही। कारण क्या है कि इनकी जो सीट होती हैं वो ज्यादा होती हैं, इनकी सीटें कम होती हैं। तो आपको पता चला इस बात के बारे में? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के बारे में मैं बताता हूँ, 108 के बारे में ही और मैं बात बताऊंगा। तो फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने? बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, अब देखो यहाँ से बात कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सा ही हटा देते हैं, ज्यादा नहीं हटाते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, छोटी बात है। तो अब तक भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है?
तो क्वेश्चन बताओ मेरे को कि नोट भारत में अब तक, देखना भारत नोट करके मैं बता देता हूं, नोट भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? फटाफट मेरे को कमेंट बताओ आप। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार भैया? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कितनी बार बुलाया गया? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कितनी बार बुलाया गया है भैया? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। और वो कब बुलाया गया है? मेरे को फटाफट आपको आता है, बताया हुआ है आपको। जो भी मेरे से बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं वो बच्चों को बताया हुआ, फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी, वेरी गुड, आंसर आने लग गए हैं आपके। तो पहला कब बुलाया गया? हाँ जी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। वेरी गुड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो पहली बात तो ये मेरे को ये बताओ आप कि ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि जब कोई विधेयक पास करवाया जाता है तो लोकसभा में, कई बार लोकसभा में पास हो जाता है तो कई बार राज्यसभा में, यानी एक इसे पास नहीं करता है। ये अधिवेशन का जो विधेयक है ये काफी दिनों तक ऐसे ही रहता है। इसी कारण राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला के इसको क्या करता है? पास कराने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए होता है संयुक्त अधिवेशन। तो ये पहला तो आता है 3 बार। भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार। तो कितनी बार? 3 बार। कब कब? पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ये कब बुलाया गया था? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, 1900, हाँ जी बताओ, 1961 में। कब बुलाया गया? 1961 में। हाँ जी। दूसरा बैंकिंग अधिनियम, बहुत ही बढ़िया, बैंकिंग अधिनियम। और बैंकिंग अधिनियम है ये कब है, कब लाया गया? फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, 1978, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। अब तीसरा कब लाया गया? फटाफट बताओ मेरे को, तीसरा कब बताया गया? हाँ जी, हाँ जी, पोटा कानून, बहुत ही बढ़िया बात है, पोटा कानून। तो पोटा कानून है जो कि किसके, एक आतंकवादियों के खिलाफ बनाया गया था। आपको पता है इस चीज के, पोटा कानून के बारे में एकदम खुल के बात करूंगा, पूरी एक क्लास लगेगी इसके बारे में। तो यहाँ से केवल नाम ही बताने हैं मेरे को। तो पोटा कानून है, ये कब आया था? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, 2002 में। तो 2 संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? 2002 में। इस प्रकार से जो भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। कितनी बार? 3 बार बुलाए गए हैं। तो पहला कौन सा है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि कब बुलाया गया? 1961 में बुलाया गया। दूसरा कौन सा है? बैंकिंग अधिनियम, और बैंकिंग अधिनियम है ये कब बुलाया गया? 1978 में। और तीसरा है पोटा कानून, और ये जो पोटा कानून है ये कब बुलाया गया? अधिनियम संयुक्त अधिवेशन 2002 में। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक ही बताई है। तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो। जाने से पहले इसको लाइक ठोके ही जाना आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। आप यार शेयर नहीं करते हो, ये थोड़ी सी कमी है आप में। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। आज मैं देखता हूँ कि आप बच्चे कितने बच्चे शेयर करते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको शेयर करना है। मुझे पता चलता है कि कौन कौन शेयर करता है, और जो शेयर नहीं करता है ना, देख लेना क्या करूँगा। हाँ, ध्यान से, तो जल्दी से करो शेयर आप। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो नए बच्चे देख रहे हैं वो क्या करो, इसको सब्सक्राइब कर दो। तो आज यहीं पे तक करते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।